नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विधानसभा भवन में देहरादून में आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के विधानसभा कर्मियों को और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए जाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, ये सुरक्षित है और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के कर्मियों और उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। सर में जो हम लोगों ने पहले अपनी डोज लगा ली थी, उसकी सेकंड डोज भी आज हमारे यहाँ लगनी शुरू हो गई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे यहाँ के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके परिजनों को भी ये सुविधा हमारे यहाँ मुहैया हम लोग करा रहे हैं। और मैं प्रशासन का धन्यवाद कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमारे इस रूप में एक बूथ हमारे यहाँ भी लगा है। और मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीकाकरण का जो व्याप है बहुत ज़्यादा है, जागरूकता तो है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज बीजेपी के सभी मोर्चों के साथ में बैठक हुई। बैठक में पार्टी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और साथ में संगठन मंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी शिरकत की। प्रदेश कार्यालयों पर हुई मोर्चों पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कल जिस तरीके से पार्टी पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ में यह बैठक हुई थी, उसी की तरीके से आज मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। समय में मोर्चे के माध्यम से जो कार्यक्रम तय हुए हैं और पार्टी के आधार पर जो उनके प्रवास तय हुए हैं उनको आज हम लोग तय करने वाले हैं। यानी जिस तरह हमने कल सारे पदाधिकारियों से अपेक्षा की थी कि 10 दिन उनको प्रवास करना है, इसी प्रकार मोर्चे के पदाधिकारी भी महीने में 10 दिन आप अपने मंडलों स्तर तक, नीचे तक प्रवास का कार्यक्रम रखेंगे और जाएंगे चुनाव के। तो वहीं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एक्शन में लग चुके हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लगातार स्कूलों की हालत को सुधारने में जुटे हुए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जनपद अल्मोड़ा में आज भी कई विद्यालयों की हालत जीर्ण है, उनकी हालत पर अब सुधार किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दावा करते हुए कहा कि जनपद के 70% विद्यालयों को ठीक कर लिया गया है, बाकी को भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पुरानी सरकारों पर भी स्कूलों की ऐसी हालत का ठीकरा फोड़ा और कहा कि हमारी सरकार हमें लगातार स्कूलों पर काम हमारी सरकार में किया जा रहा है। तो किसी विद्यालय की अवस्थापना जीर्ण शीर्ण है तो भाई साहब ये मैं आपको माननी पड़ेगी कि आज से नहीं, वो बहुत पहले से है। लेकिन आप अपने ज़िले की, आप अल्मोड़ा ज़िले की अवस्थापनाओं को लेके आप जानकारी लीजिएगा। हमारी सरकार बनने से पहले जो भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, हमने लगभग 70% से ज़्यादा अवस्थापनाओं को ठीक किया है। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% ठीक कर लिया होगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ कमी हमसे बच गई होंगी। तो वहीं उत्तराखंड के आबकारी मंत्री यशपाल आर्य द्वारा आबकारी विभाग से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ में विधानसभा कक्ष में बैठक की समीक्षा की गई। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम के लिए परिवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि वित्त वर्ष 2021-22 में 2051 करोड़ रुपए के मुकाबले 2267 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जो 114% ज्यादा है। वर्तमान वर्ष में भी अभी तक 2207 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वसूली कार्य को गंभीरता से लेने के निर्देश इस दौरान मंत्री ने दिए हैं। आबकारी विभाग ढांचे में कुल 626 पद के मुकाबले 245 पद खाली चल रहे हैं। इस संबंध में समन्वय और बैकलॉग के पद भरने के निर्देश भी मंत्री ने इस दौरान दिए हैं। देखिए 2021-22 का जो हमारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित था, उसके सापेक्ष 114% हमने बढ़ोतरी की है।
कोविड के बावजूद भी हमें लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य था उससे हमें 114% हमने राजस्व प्राप्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है 4 वर्षों का, वो 93 करोड़ रुपया है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपये की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित डीओ हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना ही पर्याप्त था, इसको हमने गंभीरता से लिया है। जो हमारी प्रवर्तन दल हैं उन्होंने विगत वर्षों में उनकी क्या भूमिका रही, जो उनका रोल होता है, जो हमारे बैकलॉग के पद हैं वो कितने पद रिक्त हैं, सामान्य पद कितने रिक्त हैं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने अध्याचल भेजा है और अध्याचल के बाद ही तो इसमें जब भी इसके इनमें पदों को अध्याचल के बाद जब वहाँ से पदों की भर्ती का होगी तो उसमें ये हमें इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बाजपुर में हमारी जो डिस्टिलरी है आसवनी है उसका कोटा कम है। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी की दखल से सभी राजनीतिक दलों में खलबली मच चुकी है, जबकि कांग्रेस उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। नशे पर अंकुश लगाने में नाकाम हो चुकी है ये सरकार और युवा पीढ़ी को दलदल में घसीट रही है। अनुपमा रावत ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रदेश में केजरीवाल के दौरे को लेकर अनुपमा रावत ने बताया कि वो पहले दिल्ली की सुध तो ले लें, यहाँ की जनता को केवल वादों के झुंझुने देने से कुछ नहीं होता। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने आज सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल नैनीताल के तलीताल स्थित नगर के प्राथमिक पाठशाला को ध्वस्त करके वहां पर कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसका आम आदमी पार्टी लंबे समय से विरोध कर रही है। साथ ही कृष्णापुर पैदल मार्ग को बनाए जाने की मांग भी आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी को लेकर आज अपनी मांगों और समस्याओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक हेरिटेज बिल्डिंग मतलब जिसमें कि करीब 100-125 साल से एक प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए और एक जूनियर हाई स्कूल चला करता था। इन स्कूलों में मजदूरों का बच्चा पढ़ता है, इन स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। और अगर आपने ये स्कूल तोड़ दिए दोनों, अभी भी वहाँ पर 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। कोविड का पीरियड चल रहा है लेकिन फिर भी वहाँ शिक्षा चल रही है। 50-60 बच्चे यहाँ दोनों स्कूलों में पढ़ते हैं और आपने अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। अंग्रेजी स्कूलों की यहाँ पर जो अंग्रेजी स्कूल है वहाँ तो बहुत ज़्यादा फीस है, वहाँ तो बच्चा वो जा नहीं सकता। तो आपने ये तोड़ने से पहले सोच ही नहीं रहे हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ एजुकेशन लेगा। इस सरकार से मांग करते हैं कि आप शिक्षा के स्तर को सुधारिए, कारण जानिए, उनको खोजिए कि क्यों बच्चे वहाँ पर कम हैं। वहाँ पर अगर आप शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, बिल्डिंग अच्छी खड़ी करेंगे, सुविधाएं जुटाएंगे तो अधिक से अधिक लोग बच्चे पढ़ने आएंगे। आप ये तो सब कुछ कर नहीं रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि बच्चे कम हैं और बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए, वहाँ पार्किंग बना दी जाए, वहाँ कुछ और बना दिया। तो वहीं अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कोरोना काल में सुरक्षा की दृष्टि से लागू लॉकडाउन में व्यापारियों, कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों, जिम संचालकों, फल व्यवसायियों, होटल व्यवसायियों, टेंट हाउस संचालकों, टैक्सी संचालकों, रेस्टोरेंट संचालकों, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, हेयर ड्रेसरों सहित अन्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता की मांग को लेकर आज गांधी पार्क चौघनाबाटा में अल्मोड़ा में उपवास किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लागू लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर को तोड़कर रख दिया है और ऐसे में सरकार लोन पर ब्याज को माफ करे और बिजली बिल भी और पानी का जो बिल है उसे भी माफ करने का काम करे।
कोरोना जो महामारी प्रथम और द्वितीय लहर आई थी, और उसमें हमारे चाहे वो व्यापारी हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे होटल वाले हो, जिम वाले हों, या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसका अनुपालन किया। और इस कोरोना महामारी में चाहे वो प्रथम लहर रही चाहे द्वितीय लहर रही, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हमारा व्यापारी प्रभावित रहा। और प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उन व्यापारियों की सुध नहीं ली गई। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार, जो हमारे व्यापारी हैं, उन्होंने जो ऋण लिया है या उनकी जो सीसी लिमिट है कोरोना काल के दौरान, उनके ब्याज को माफ़ करे, और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार उनके बिजली और पानी के बिल को माफ़ करने का काम करे। और इसके साथ साथ हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन व्यापारियों की समस्या को देखते हुए, उन व्यापारियों की आर्थिक तंगी को देखते हुए उनको एक आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करें। और इसके साथ साथ हम नगर पालिका और जिला पंचायत से भी अनुरोध करते हैं कि जो उनकी दुकानें जिनका स्वामित्व नगर पालिका और जिला पंचायत के अधीन है, वो उस कोरोना काल। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र संगठन ने लालकुआ के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला, जिसके बाद स्टेशन चौराहों पर नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र सरकार को विफल करार दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिला बिंदु गुप्ता ने कहा कि आए दिन केंद्र सरकार घरेलू रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। यही नहीं, घरेलू प्रयोग में आने वाली दालों और सरसों के जो तेल के दाम हैं वो भी आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। वहीं मोदी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है, जिससे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन सारी मांगों को आधा किया जाए, जितनी भी दाम बढ़े हुए हैं उनको आधा किया जाए। और मोदी सरकार जो लगातार पूंजीपतियों के संग, हमारा यही नारा है, पूंजीपतियों से आ रही जनता से गद्दारी नहीं चलेगी। तो ये सीधी सीधी साफ दिखाता है कि अडानी अंबानी को जितना भी मुनाफा पहुंचाने की कवायद सरकार चला रही है वो लगातार उसमें सक्सेसफुल हो रही है। और जो जनता के बीच में जितने भी वादे किए हैं उसमें सब में फेल है। तो हमारा ये मानना है, इस महंगाई विरोधी जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम के द्वारा हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जितनी भी मेहनत कश आवाम के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाली जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उस पर लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ाने के पीछे जो सरकार का जो खेल है वो लगातार पूंजीपतियों। ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों से वंचित रखे जाने और पंचायती राज एक्ट की अनदेखी से गुस्साए अल्मोड़ा जिले के 300 से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन अल्मोड़ा के मुख्य गेट पर धरना दिया। वहीं नारेबाजी करते हुए सीडीओ कार्यालयों में इस दौरान पे तालाबंदी की गई। ग्राम प्रधानों ने कहा कि जब तक सांसद और विधायकों की भांति पंचायत निधि समेत लंबित मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। पूर्व चेतावनी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के सभी 11 विकास खंडों के प्रधानों ने विकास भवन में डेरा डाले और घेरा डालो आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय कूच किया। जुलूस की शक्ल में पहुंचे भारी संख्या में प्रधान संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ गुब्बारा निकाला। शासन और प्रशासन पर ग्राम पंचायत की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 15वें वित्त में कटौती बंद हो, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू कर 29 अधिकार पंचायतों को सौंपे जाएं। प्रधानों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए और 5,000 रुपए भत्ता दिया जाए। आज यहाँ पे विकास भवन में अपना एक दिवसीय धरने को तालाबंदी को लेकर आए हुए हैं। हमारी जो 12 सूत्री मांगे थी, प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई हैं। तो इस प्रवृत्ति पे हमें यहाँ पे विकास भवन पे कूच करना पड़ा। इसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम 21 तारीख को कलेक्ट्रेट पे कूच करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो उसके बाद हम लोग देहरादून कूच करेंगे। सीडीओ और डीपीआरओ ऑफिस में तालाबंदी करी है और उसके बाद ये 5 बजे तक यहाँ पर धरना चलेगा। एक दिन इसमें से पहली मांग हमारी जो सीएससी है, सीएससी सेंटर में जो 2500 रुपये हर ग्राम पंचायत से ले जा रहे हैं, वो 2500 रुपये ना लिए जाएं, क्योंकि उससे ग्राम पंचायतों का नुकसान है कि हमारा जो वेतनमान है 1500 रुपये है, जो कि एक ग्राम प्रहरी से भी कम है। जो कि ग्राम प्रहरी, आशा कार्यकर्ता, ये सब ग्राम प्रधान के अंडर पे आते हैं। ग्राम प्रधान गाँव का मुखिया होता है और गाँव के ग्राम प्रधान को 1500 रुपये तनख्वाह दी जाती है। हमारा वेतनमान 1500 से बढ़ाकर 10,000। तो वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में आने वाले समय में मौसम को लेकर पूर्व अनुमान किए हैं। विक्रम सिंह के मुताबिक 14 जुलाई को प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश होगी, जबकि पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश की संभावना है। निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 15 और 16 जुलाई को मौसम की
एक्टिविटी में बढ़ावा आएगा। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश की प्रबल संभावनाएं हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश की यही कड़ी आगामी 20 जुलाई तक रहने वाली है, जिसमें 18 और 19 जुलाई को प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर मध्यम स्तर से भारी स्तर की बारिश होने की संभावना है। इस मौके पर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जनता से निवेदन करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वालों को इस समय विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। 13-14 में थोड़ी जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, पर फिर भी हल्की मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में प्रदेश में वो मिलने वाली है। उत्तराखंड में हैवी रेंज की जहाँ तक बात है तो एका दुका डिस्ट्रिक्ट जैसे आप पिथौरागढ़, नैनीताल या पौड़ी की बात करें तो 13 और 14 तारीख में उनमें संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी उनमें मिलेगी। 15-16 की बात करेंगे तो 15-16 से एक्टिविटी फिर से थोड़ी बढ़ेगी, जिसमें कि फिर वेरी हैवी रेंज जो है कुमाऊं रीजन खासकर जो है वहाँ पर कहीं कहीं मिलेगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन करें बात अगर, तो वो भी मैं कहूँगा कि जो है अनेक जगहों में तो कम से कम वो रहेगा। तो इसी तरह की एक्टिविटी है। और फिर आगे जाके भी जो है जो एक्टिविटी है मैं कहूँगा कि 20 तक जो अच्छी एक्टिविटी वो चलने वाली है, जिसमें कि पीक करीब 18 और 19 तारीख को रहने वाला उत्तराखंड। एक्टिविटी चल रही है तो पहाड़ों में जो भी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनको नदी नालों के किनारे ध्यान रखना है कि कहीं पानी एकदम तो नहीं बढ़ रहा है या उसकी चपेट में ना आए। इसी तरह जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स वगैरह जो गिरते हैं बरसात में, मानसून सीजन में, तो एक कॉमन चीज़ भी है, लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती है तो ये लैंडस्लाइड वाली जो एक्टिविटीज़ है वो भी ज़्यादा फिर देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से थोड़ा जो है सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत होगी। पीछे आपने देखा कि जो एक्टिविटी तो कम थी, जैसे जून 20 के बाद बात करें, 21 के बाद बात करें, और करीब जो है 7-8 तारीख तक जो है वो एक्टिविटी कम रही है। तो उसकी वजह से जो रीजन है उसमें ये रहता है कि जब मानसून फ्लो आता है तो करीब ईस्ट यूपी और इस रीजन में पहुंच के या थोड़ा बहुत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश भर में सुबह से ही हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दी है। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति रही। वहीं सुबह बारिश के चलते उत्तरकाशी जिले के लोहारी नागपाला में भूस्खलन हो गया। अब ANB न्यूज आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहली तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां पर भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कों पर मलबा आ गया और रास्ते बंद हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर टनकपुर पिथौरागढ़ की है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण वहां पर बंद हो गया। इसके साथ ही NH पर धौन के पास में मलबे में कार भी फंस गई। तो वहीं तीसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां पर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं कई जगहों पर बारिश होने की वजह से पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में कुदरत जहां रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। देहरादून जिले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे लोग टेम्परेरी पुल से होकर लगातार गुजरते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तस्वीर को वायरल होने के बाद तमाम लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण टूटे हुए पुल के जरिए नदी पार करने की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। बता दें कि फ्लैश फ्लड के बाद अमलावा नदी भयंकर उफान पर है। जरा सी चूक से जान तक जा सकती है। इसके बावजूद लोग नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे तमाम निचले इलाकों में बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। और इसके साथ ही प्रशासन ने तटीय इलाकों से लेकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। बता दें कि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक भारी बारिश के बाद नदियां अपने उफान पर हैं। सोमवार को ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोल्टी गधेरे में बहे बाइक सवार का शव आखिरकार घटना के 25 घंटे के बाद बनौली गांव के पास गधेरे से बरामद हुआ है। लापता बाइक सवार के परिजन बनौली गांव के ग्रामीणों को साथ लेकर सुबह ही लोल्टी गधेरे से युवक की खोजबीन में जुट चुके थे। अचानक परिजनों और ग्रामीणों को पत्थर की आड़ में युवक के हाथ दिखाई दिए, जिसके बाद करीब जाने पर शव को परिजनों ने पहचाना और इसकी सूचना थाना थराली को दी, जिसके बाद SDRF, NDRF और पुलिस टीम ने शव को पत्थरों की ओर से बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर थराली पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए कर्णप्रयाग भेज दिया। वहीं बताते चले कि सोमवार सुबह लोल्टी के उफनते गधेरे में थराली कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पद पर तैनात शिवम चंद्रा निवासी बैजनाथ अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट के साथ में ही पानी की तेज धार में बह गए थे। करीब 25 घंटे के बाद उनका शव बरामद किया गया है।
हरिद्वार में गुरुवार को ज्वेलर्स शोरूम से दिन दहाड़े हुए 2 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड सतीश चौधरी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से लूट का माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी सतीश चौधरी ने पूरे हरिद्वार में लूट का प्लान बनाया था। आरोपी पर पहले भी अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आईजी अमित सिन्हा, डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सतीश चौधरी उत्तर भारत के सबसे खूंखार ताऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है। वो अक्सर शहर के मुख्य व्यस्त इलाकों में बड़ी बड़ी लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। हरिद्वार पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सतीश चौधरी ने बताया कि बदमाश अलग अलग रास्तों से आए और जिला पंचायत गेस्ट हाउस रुड़की में ही पूरी रणनीति तैयार की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अलग अलग रास्तों से निकलते हुए दोबारा जिला पंचायत गेस्ट हाउस पहुंचे। वहीं उन्होंने पूरी रात बिताई और अगले दिन एम्बुलेंस का सहारा लेकर पुलिस की नाकेबंदी को चकमा देकर वो फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के संबंध में जो निपुण मित्तल मयूर विहार आर्यनगर थाना ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा मुकदमा 370/2021 धारा 395 पंजीकृत कराया गया था, उसमें अनावरण के लिए डीजीपी महोदय द्वारा एसएसपी हरिद्वार को निर्देशित किया गया था और उस पर हरिद्वार पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर एफएसएल और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसका जो अनावरण किया है वो 48 घंटे के अंदर अनावरण हो गया है। और अगर रिकवरी की बात कहें तो 4 दिन के अंदर रिकवरी भी अधिकाधिक हो चुकी है। इसमें डी साहब। तो वहीं मंगलौर के गुरुकुल नारसन में इंसानियत शर्मसार होने का मामला सामने आया है। दरअसल गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे एक गरीब परिवार रहता है। परिवार की गर्भवती महिला ने सड़क पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं परिवार के मुखिया राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी जिसकी डिलीवरी होनी थी। महज अस्पताल से 100 कदम की दूरी पर ही गर्भवती महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद बच्ची का पिता नवजात बच्ची को गुरुकुल नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया, जहां उक्त व्यक्ति जच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने में असमर्थ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड को उक्त व्यक्तियों ने सड़क पर डिलीवरी होने की बात कही। वहीं नवजात बच्ची को डॉक्टरों द्वारा इलाज दिया गया, लेकिन सुरक्षा गार्ड द्वारा पीड़ित को डॉक्टर ना होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी द्वारा सरकारी एम्बुलेंस भेजकर महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और महिला को उचित इलाज दिया जा रहा है। वाली पेट से थी, नारसन अस्पताल में रहते हैं, गुरुकुल नारसन में। वहाँ पर अस्पताल में गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 3-4 बार गई कि अभी आना कल आना, और जब जाते थे तो शाम को बोलते थे कि अस्पताल बंद रहता है। अभी उसकी डिलीवरी सड़क पे हो गई है, उसका खून इतना भी सड़क पे पड़ा है, अभी हमने साफ नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करते? अस्पताल में भर्ती करते नहीं है। गार्ड से पूछा हमने, गार्ड के द्वारा अस्पताल बंद हो जाता है। बाबा रात को 12 बजे क्यों लेके आए तुम इसको? तो हमने बोल दिया उनको कि हम अभी एसपी को फ़ोन लगाते हैं। तो बोला बाबा रुक जाओ, हम बुलाते हैं। तो लेडीज़ को बुलाने गया, लेडीज डॉक्टर नहीं आया, एक जेंट्स डॉक्टर आया कि बाबा अब तो सुबह आना लेके, अभी डॉक्टर कोई नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और हमको रात को भेजा कि कोई स्टाफ लेडीज़ नहीं होता है रात को यहाँ पर। उसके बाद डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी सड़क पे हो गया है। सड़क पे गांव वाले 2-4 औरतें आई, उन्होंने सहयोग करके लड़की का निकासी किया है। लड़की हुई है हमारे पास, एक कन्याधन है। मेरे संज्ञान में जो बात आई है तो मुझे ये पता चला है कि कल रात में 12-साढ़े 12 बजे कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो एक छोटी बच्ची को लेके आया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। तो उसने ये कहा कि उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि रात में यहाँ पे कोई ड्यूटी पर नहीं रहता है, जैसा उसने मुझे बताया। अब मेरी ये संज्ञान में बात अभी आई है, मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ और जाँच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी अब उसके लिए हम जो है अपनी 108 एम्बुलेंस भेज के उसको मरीज़ को यहाँ शिफ्ट कराएंगे हॉस्पिटल में, और हमारे यहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी वो उसको देखेंगी, क्योंकि प्राथमिकता हमारी ये है कि कम से कम। तो वहीं उत्तराखंड में नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सामाजिक लोग भी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ अभियान तेजी से जारी है। आलम यह है कि अवैध शराब का
कारोबार करने के अब जो तस्कर हैं उन पर लगातार कार्रवाई भारी पड़ रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही एक वाहन भी सीज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की अगुवाई में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। आज निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा अरुण कुमार ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। आरोपी अवैध शराब अल्मोड़ा से बाड़े छीना सेरा घाट लेकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 140 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 7,56,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही गिरफ्तार करके कोतवाली अल्मोड़ा में आबकारी अधिनियम धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशे के खिलाफ जनवरी से ही पुलिस का अभियान जारी है। उसमें लगातार चेकिंग और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी में एक 140 पेटी अंग्रेजी शराब अल्मोड़ा कोतवाली द्वारा पकड़ी गई है। वाहन चालक के गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।